नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बॉक्स चैनल के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। ये है बिटकॉइन ब्रेक्स अबव $30,000। मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, मुझे लगता है सबको पता होगा बिटकॉइन के बारे में। 10 महीने बाद इसने 30,000 का लेवल पहली बार क्रॉस किया है। अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारा आरबीआई है, हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व है, वो अब अपनी अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग कैंपेन खत्म करेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये सुनकर। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व अब बंद कर देगा और पिवट करेगा। इसे पिवट बोलते हैं, रिवर्स करना डिसीजन। तो जैसे आरबीआई ने इस बार डिसाइड किया कि वो 0% रेट बढ़ाएगा और घटाएगा, जो था उसे ही रखेगा, तो वैसे ही यूएस इन्वेस्टर्स का भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना अब खत्म होंगे। बिटकॉइन ने पीक किया $30,438 एशियन ट्रेडिंग सेशन में और 1.5% के करीब ऊपर था। इसने 6% गेन किया है इस महीने, 23% बढ़ा था ये मार्च में। तो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं अभी यूएस इन्फ्लेशन रिपोर्ट का, और ये वेंसडे को आना है कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से फेडरल रिजर्व स्टेप लेगा। और बैंकिंग सेक्टर टर्मिनल भी क्रिएट हो गया है, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस भी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने सुना होगा अभी एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सारे बैंक्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी आ गया था यूएस मार्केट में। तो उसको कम करने का काम भी अभी है फेडरल रिजर्व के पास। तो लेट्स सी वो क्या डिसीजन लेता है, और लेट्स सी अभी बुधवार को इन्फ्लेशन का डेटा आना है, तो ज़रूर उस पर नज़र रखें आप। अगली खबर है, नॉर्मल रेन्स लाइकली दिस ईयर डिस्पाइट एल नीनो कंडीशंस। आईएमडी ने कहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्काईमेट के फोरकास्ट को। आईएमडी ने कहा है कि इस बार बिल्कुल नॉर्मल मॉनसून रहने वाला है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, फार्मर्स के लिए, सबके लिए। हमारा इन्फ्लेशन, आप सोचिए मॉनसून पे कितनी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मॉनसून का फोरकास्ट भी खराब आता तो सबसे पहले हमारा अगला इन्फ्लेशन डेटा खराब हो सकता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा खराब आता तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ाने शुरू करने पड़ सकते थे। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आप देखिए, रॉ मटेरियल, जो कुछ कंपनी जो कंपनीज है, एफएमसीजीज है, उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाते। उसके बाद फार्मर्स का कितना ज़्यादा नुकसान होने लगता, क्योंकि वो मानसून पे कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कमोडिटीज़ कितने महंगे होने लगते हैं और ज़्यादा। तो ये सब फैक्टर्स, ऐसे 100 चीज़ें हैं जिसे मानसून बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप चाहते हो तो हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, कि मानसून से कैसे आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सबके लिए। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि नॉर्मल रेंज होंगी इस बार जून से सितंबर। 96% कहा गया है ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज इन स्पाइट ऑफ एंटिसिपेटेड एल नीनो कंडीशंस। तो ये फॉरकास्ट आना बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी स्काईमेट, एक प्राइवेट वेदर एजेंसी, उसने कहा था कि बिलो नॉर्मल मॉनसून होगा इस बार एल नीनो की वजह से। और इसके बाद काफ़ी मार्केट में टेंशन्स भी आ गई थी। कुछ कमोडिटी के प्राइस ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए थे, जैसे जीरा और ये कुछ एग्रो कमोडिटीज़ है। तो अब जो है वो रिलैक्स हो चुके हैं। अब न्यूज़ है अडानी के बारे में। अडानी शेयर होल्डर काउंट्स जंप्स डिस्पाइट हिंडनबर्ग स्टॉर्म। ये आर्टिकल आया, ये कहता है कि अडानी के जो शेयर होल्डर काउंट है, ये पहले से भी और बढ़ चुके हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने के बाद। तो जो पूरे 10 अडानी ग्रुप स्टॉक्स हैं, उन्होंने शेयर होल्डर बेस में इंक्रीमेंट देखी है मार्च क्वार्टर में। ऑल्दो ये बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट आई थी शॉर्ट सेलर के थ्रू, हिंडनबर्ग रिसर्च ने, इसने 10 ट्रिलियन रुपीस मार्केट कैप वाइप आउट कर दिया इस कंग्लोमरेट का, 10 ट्रिलियन रुपीस। लेकिन और अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड एसएजी, ये तो दोनों बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स के पार्ट है, और इनमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का। और इसमें सबसे ज़्यादा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो लोग अब पहले से और ज़्यादा बेट कर रहे हैं इसके सक्सेस पर, और ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और इससे ये पता लगता है कि इनकी वैल्यू तो कम हुई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद, लेकिन लोगों के मन में जो विश्वास है वो कम नहीं हो पाया है। और अभी भी अडानी ग्रुप पर इन्वेस्टर्स विश्वास करते हैं, और ये शायद और बड़ा है क्योंकि शेयर होल्डर बेस भी बढ़ा है और नए लोग ऐड हुए हैं इसके शेयर होल्डर बेस। अगली खबर है ओपेक प्लस आउटपुट
cut may lead to a jump in India's import bill, IEA. अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि जो डिसीजन है ओपेक प्लस का ऑयल प्रोडक्शन कट करने का, ये बहुत ही रिस्की है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस आपकी लाइफ में बहुत बड़े इम्पैक्ट लेकर आते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, इससे क्या होगा, एज अ कंट्री इंडिया का इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा इम्पोर्ट बिल होगा तो हमें डॉलर्स और ज़्यादा खरीदने होंगे, रुपया और कमज़ोर होगा। रुपया कमज़ोर होगा तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो महंगी हो जाएंगी। तो इसीलिए महंगाई भी इंडिया में बढ़ सकती है रुपये की कमज़ोर होने की वजह से। उससे और भी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अगर बाहर से लोन लिया है, किसी बाहर डॉलर्स में लोन लिया है, तो वो लोन भी उन्हें और ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। फ़ायदा किसका होगा? इन्फोसिस, TCS, ऐसी IT कंपनीज़ का, या और कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज। और इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइस का सिर्फ बढ़ना ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, और इसकी वजह से फिर से RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसमें इस आर्टिकल में कहा गया है कि एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम, जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जिन्हें हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ कहते हैं, अभी भी उन्हें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है परफॉर्मेंस में, तो ये बहुत ही रिस्की डिसीजन लगा। और ज़्यादा ऑयल प्राइसेस जो है, इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है दूसरी कमोडिटीज़ पर भी, और इससे पूरी दुनिया की ग्रोथ जो है वो हिंडर होगी और किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। अगली और आखिरी खबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। IMF ने कट किया है इंडिया का FY24 का ग्रोथ फोरकास्ट। अब प्रोजेक्शन है 5.9%। तो IMF ने ट्यूसडे को स्लैश किया है इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया 20 बेसिस पॉइंट से। अब 5.9% हो गया है ये FY23-24 के लिए, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल रिविजन्स किए इन्होंने डेटा में। अब ये सबसे लोएस्ट ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया के लिए। IMF सबसे कम ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है इंडिया के लिए इस वक्त, और वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब ने थोड़ा ऊपर ही पैक किया है हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को, जैसे कि 6.3%, 6.4%, ये इस रेंज में किया है सब ने। तो जो अभी लेटेस्ट बाय एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है IMF की, उसने कहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो है ये तो 4.9% आ जाएगा ईज करके। 6.7% था ये FY23 में, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है ये 2.2% ही रहेगा GDP का, जो एस्टिमेटेड है 2.6% से। परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया ग्रोथ जो होगा पर कैपिटा आउटपुट का, ये कम होकर 4.9% हो जाएगा 5.8% से FY23 में जो था। तो इंडिया सबसे ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में। ये डिवीजन चीफ में कहा है कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी राइट नाउ। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि 2020 और 21 में एक्चुअली जो कंडीशंस उन्होंने सोची थी उससे काफ़ी बेहतर रही। तो क्योंकि वो बेहतर रही तो अब कैचअप करने के लिए रूम कम है। तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 2020-21 खराब गया होता तो 22-23 के लिए वो पॉजिटिव होते, लेकिन अब रिकवर करने के लिए कुछ इतना नहीं है। 20-21 ऑलरेडी बेहतर था, तो कैचिंग अप नहीं है, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि ग्रोथ रेट जो है उस दर से नहीं बढ़ेगी जिस दर से उन्हें पहले लग रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन बताएं आपको ये कैसा लगा, और स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोज बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का अच्छा एनालिसिस देख पाए। धन्यवाद।